अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड से वजीर आजम खुश नहीं। गुज़िश्ता रोज कराची के दौरे पर जब वो एक ऐसे सूबे में बैठे थे जिसके विफाक के साथ ताल्लुकात मिसाली नहीं, जहां एक ऐसी पार्टी की हुकूमत है जो इस 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी की ओनरशिप लेती है, वजीर आजम पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस तरमीम पर नजरसानी की गुंजाइश मौजूद है, NFC नाकाबिले अमल है और 18वीं तरमीम से वज़राए आला आमिर बन गए हैं। NFC अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है। जैसे ही आप पैसा फेडरल गवर्नमेंट सूबों को चला जाता है 65%, सूबों के बाद जब अपनी सिक्योरिटी को जाता है और जब डेट सर्विसिंग कर्जों की किस्तें वापस करने पे जाता है, तो शुरू ही होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से। तो सारा जो फेडरल बजट पर बनता है वो सारे कर्जे लेके बनता है। ये बिल्कुल एक अनफीजिबल है। ये कोई दुनिया के अंदर ऐसा बजट नहीं बनता। जिन्होंने भी ये शुरू किया था, जब भी 18th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है, रिव्यू की ज़रूरत है, ताकि कोई एक बजट बने जो कोई भी दुनिया में बजट खसारे से नहीं शुरू होता और फिर सारे मजीद और कर्जे लेके वो चलता है। इसके ऊपर मजीद उसकी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कहना उन बयानात और बहसों की कड़ी है जो इससे पहले हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से दिए जाते रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इस तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से बड़े तवातुर के साथ किया जाता रहा है। 18वीं, 19वीं और 20वीं तीनों जो तरमीम है उनमें कई लूप होल्स हैं और उनको बैठ करके सोचना तो चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर हेल्थ, अभी आपने देखा जब हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात आई, जब हमारे हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात आती है, इसी तरीके से जब के सूबों की जो कोऑर्डिनेशन है उसकी बात आती है। हम कह रहे हैं 18वीं तरमीम का नफाज हुआ, उसको हो गए 10 साल। 10 साल में हमारे सामने तजर्बात आए, उन तजर्बात से हम सीखें कहां हमने बेहतरी की है और कहां कमजोरियां हैं। जहां कमजोरियां हैं आइए मिल बैठकर नजरसानी करते हैं। उसमें तो कोई शक नहीं कि डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 18th अमेंडमेंट है, जिसको ओवरऑल मैंने हमेशा सपोर्ट किया है, ऑलवेज सेड कि वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन था, उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर गैप्स नजर आए और गैप्स जब नजर आते हैं तो उसको फिक्स कर लेना चाहिए। जो ये समझ रहे हैं कि कल या परसों मसवदा आ गया है और बात हो गई है, देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। 18वीं तरमीम से मुतालिक हुकूमती इरादों पर 6 जून को पेशावर में होने वाली जमीयत उलमा इस्लाम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। इसके मुश्तरका एलामिये में यह कहा गया कि हुकूमत जानबूझकर इस मामले पर बहस का आगाज करी ताकि कोरोना से तवज्जो हटाई जा सके। 11 जून को कराची में पीपल्स पार्टी की तरफ से बुलाई जाने वाली मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी हुकूमती इरादों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और कहा गया कि अगर 18वीं तरमीम के हवाले से कोई ऐसा इक़दाम किया गया तो इसे फेडरेशन को नुकसान पहुंचेगा। अब दूसरी तरफ हुकूमत ने 10वां मक़ामी मालियाती कमीशन तश्कील तो दिया, लेकिन वो मामला भी उलझा हुआ है। 12 मई को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें मुशीर खजाना हफीज शेख और कुछ मेंबरान की नामजदगियों पर कई जानिब से एतराजात सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून और डॉक्टर कैसर बंगाली उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया कि इस कमीशन की तश्कील के लिए जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए। नामजद रुकन जावेद जब्बार उन्होंने उसके बाद जो है वो माजरत कर ली और उसकी वजह से एक कमीशन जो है वो नामुकम्मल हो गया और इस अमल का जो आगाज है वो रुका हुआ है। अब कोरोना के ज़िमन में वफाक और सूबे के ताल्लुकात के तनाजुर में ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। ऐसे वक्त में जब कोरोना वबा के फैलाव का सामना है, हुकूमत को यकसुई के साथ इसका मुकाबला करना है। हुकूमतों के माबैन हम आहंगी की जरूरत है। क्या 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में तब्दीली या इस पर बहस हो सकती है? क्या हुकूमत और रियासत इसकी मुतहम्मिल हो सकती हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है
उस पर भी बात करेंगे, और हुकूमत की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, जो इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात हैं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मैं वेरी क्विकली, मेरे साथ एक बड़ा स्टीम पैनल मौजूद है का मैं तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब वफाक के वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब गवर्नर सिंध रह चुके हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कमर ज़मान कायरा साहब, अगेन अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कायरा साहब आपसे ज़रा इस बहस का आगाज़ करना चाहता हूँ। एक कल वज़ीर आज़म का बयान आपने भी देखा होगा, क्यों इतने नाखुश हैं वज़ीर आज़म जो कल उन्होंने गिले किया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी कि पहली मरतबा बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने जो है वो 18वीं तरमीम और कौमी मालियाती जो अवार्ड है उस पर अब खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। असल उनके एंकर्स होते हैं ना घर बैठे हुए। जी कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है? कायरा साहब का मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। कायरा साहब की तरफ जाएंगे। ज़ुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है? खराब हो गया ना। अब आप देखिए ना, 10 मिनट हो चुके हैं, 8:02 या 3 मिनट से बाकी सारे ज़ुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है? कौन आएगा इधर स्विच करके? अभी कोई भी नहीं आएगा। आपको मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं अली मोहम्मद खान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आप बता दीजिए अली भाई, जवाब दें, क्यों वज़ीर आज़म नाखुश हैं 18वीं तरमीम और फिर ये जो NFC अवार्ड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदा मैं इधर से करूंगा कि तहरीक इंसाफ वो जमात है जो सूबे में परफॉर्म करके मरकज में आई है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार परफॉर्म में वहां की अवाम ने, पख्तूनों ने पहली बार कंसेक्यूटिव टर्म एक हुकूमत को दी और वहां 2/3 दी और वहां से मेजॉरिटी सीटें इधर भी भेजी हैं। तो हमसे ज्यादा इसके किसको होगा कि जब हमारी वहां हुकूमत थी, यहाँ मियाँ साहब की हुकूमत थी, हमें काफी सारे मसाइल का सामना रहा। खासकर मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि हम वहां पे पेशावर में एक ट्रेन सर्विस वो करना चाहते थे स्टार्ट, वो मरकज की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलती थी। तो हमें पता है कि सूबों को क्या मसाइल आते हैं। तो जब इमरान खान साहब ये बात करते हैं तो ये सब अपने जहन में, इसको मैं समझता हूँ क्लियर कर लें कि किसी सूबे के किसी हक पे डाका मारने की ना उनकी या हमारी किसी की सोच है, ना हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम खुद जो है एक सूबे में परफॉर्मेंस के बिना पे इधर मरकज में आए हुए हैं। लेकिन जब वो 18वीं तरमीम की बात करते तो वहां पे ये बात भी हम सबको मेरे ख्याल में समझ है और समझनी भी चाहिए कि कानून कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। इंसान का बनाया हुआ कानून जो है वो बहरहाल उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है। इमरान खान साहब ने किसी भी मरहले पे कहा कि 18वीं तरमीम को खत्म किया जाए, ना हमारे किसी भी लीडर ने जो है ये बात की है। ये बात अलबत्ता हुई है कि रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए 18वीं तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश है, और वो होगी कहां से? वो पार्लियामेंट से होगी। पार्लियामेंट में हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर होगी यहां से होगी, यहां डिबेट के बाद होगी, और जब डिबेट होगी कोरोना के बाद उसमें इसके प्रोज एंड आ जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अहम है, कोई तरमीम कोई कानून अहम नहीं है। कानून पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कानून के लिए नहीं है। इसमें किसी भी तरह से किसी आखिरी बात इस सूबाई खुद मुख्तियारी पे कोई भी जो है कोई नकब लगाने की ना कोशिश है ना ख्वाहिश है, क्योंकि अगर वहां सिंध के साथ हो सकता है या कोई ख्वाहिश कर सकता है, कल हमारे साथ पख्तूनख्वा या पंजाब में भी हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं फेडरेशन के मामला बेहतर हों, और उसके लिए जरूरी है कि ये जो आइन है, ये जो कानून में तरमीम हुई थी 18वीं तरमीम, जो मुख्तलिफ आइन के मुख्तलिफ जो आर्टिकल, मगर ये सर ये तो बात तय है ना, ये तो बात तय है कि आप लोग इसका रिव्यू चाहते हैं। तो प्रॉब्लम तो यही है ना, आप बदलने की बात, 18वीं तरमीम के एहतराम की बात आप कर सकते हैं, मगर आप ये कह रहे हैं कि रिव्यू जो है वो आप चाहते हैं। कारे साहब, आपको आवाज आ रही है सर? मगर ये तो बात तय है ना, ये तो बात तय है कि जुबैर साहब ये प्रोग्राम तो ऑन एयर है, अली मोहम्मद इज ऑनलाइन। जी जुबैर साहब, कायरा साहब, और इन्होंने अभी तक अच्छा मेरा ख्याल है ऑडियोज को फिक्स करते हैं, ऑडियोज को फिक्स करते हैं और एक ब्रेक ले रहा हूँ। मैसेज भी दिया, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, मुझे आपकी आवाज बाद जो है वो वापस आ रहे हैं, तो विल फिक्स द ऑडियोज और फिर जो है वो मेहमानों से बात करेंगे।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी 18वीं तरमीम की और वजीर आजम उससे नाखुश है। कल कराची में उन्होंने जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। ज़ुबैर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ज़ुबैर साहब और कायरा साहब दोनों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, बट वी कुडंट रीच टू यू। ज़ुबैर साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कल वजीर आजम का आपने मौक़िफ़ देखा होगा, जो उन्होंने NFC अवार्ड के हवाले से एतराज़ात उठाए हैं, जो उन्होंने 18th अमेंडमेंट के हवाले से बात की। अब मौक़िफ़ तो आपका भी है कि रिव्यू इस पर जो है वो हो सकता है, बट जो कल वज़ीर आज़म के एतराज़ात, क्या आपको लगता है कि ख़ास तौर पर जो विफाक और सिंध के ताल्लुकात हैं उस तनाजुर में ये एतराज़ात दुरुस्त है? देखें, वज़ीर आज़म के एतराज़ात तो इस वजह से हैं कि उनके पास एक फेलियर्स की एक फहरिस्त है हर एरिया में, चाहे वो मईशत हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, गवर्नेंस के इश्यूज हों, तो उन्होंने किसी न किसी पर वो डालना होता है। या तो नून लीग पीपल्स पार्टी मैस करके गई थी, ब्यूरोक्रेसी इनको काम नहीं करने देती, लीड बगैर इनसे पूछे लॉकडाउन लगवा देती है, और जो कार्टल्स हैं वो मार्केट्स को स्टेबलाइज ही नहीं होने देते, प्राइसेस को नहीं स्टेबलाइज होने देते। तो अब एक नई चीज कहां से क्या निकालें? तो अब 18th अमेंडमेंट और 7th NFC अवार्ड जो है उसकी वजह से तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर जो शदीद इख्तिलाफ आता है। अगेन यू टर्न, आपको याद है जब KP में हुकूमत थी इनकी, तो उसमें तारीफें करते थे, उस वक्त उसके 18th अमेंडमेंट की तारीफ भी करते थे, NFC अवार्ड की भी तारीफ करते थे, और हर चीज चेंज हो सकती है, कोई चीज ऐसी नहीं है। 7th NFC अवार्ड का चेंज करने का तो तरीकेकार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हाँ। आप वो अटेम्प्ट कर लें और उसमें आप रैशनल भी दे दें कि कहां आप समझते हैं, बट ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, लॉजिक ये है कि आपका असल मसला ये है कि 22 साल में ये पिछले 2 साल वाहिद 2 साल हैं जब टैक्स रेवेन्यू नहीं ग्रो होगा, क्योंकि मुश्किलात कहां आती हैं जब टैक्स रेवेन्यू फंसा हुआ हो वहीं और अखराजात बढ़ते चले जाएं, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है और आप डिलीवर नहीं कर सकते। तो आपने कहा कि जी 7th NFC अवार्ड में मुश्किलात है, मुश्किलात आपकी परफॉर्मेंस में। अगर यही इस वक्त 6000 बिलियन हो टैक्स रेवेन्यू, तो आपके सारे मसाइल हल हो गए। तो अगर आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने, अपनी काबिलियत पर, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पर फोकस करें, साथ आप जरूर NFC अवार्ड को चेंज करने की, और वो तो रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट आप जरूर करें। और कौन सा आर्टिकल है 18th अमेंडमेंट का जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, उसका जो तरीकेकार लिखा हुआ है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना। लेकिन सिंध में लैंड करके वहां ऐसे फरमा रहे हैं जैसे वॉइस रॉय साहब आए हैं, जिनको और पहली दफा आए हैं 3 महीने के बाद। ये भी देखें, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, PIA इतना बड़ा हादसा भी हुआ कराची में, नहीं आए क्योंकि वो आ ही नहीं सकते। और वो आज प्लानिंग मिनिस्टर ये कह रहे थे कि वो लड़काना इसलिए गए हैं कि पेंडेमिक के जमीनी हकाइक मालूम करें। पूरे पाकिस्तान को छोड़ के लड़काना गए हैं पता करने के लिए कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट है। तो असल मसला परफॉर्मेंस का है। अगर आप 2 साल ऐसे ही टैक्स रेवेन्यू परफॉर्म करेंगे तो और ज्यादा प्रेशर आएगा, सूबों को भी फेस करना पड़ता है वफाक की परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कम पैसे कलेक्ट करेंगे अखराजात बढ़ते चले जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी, को कम पैसा मिलेगा, वो अपने एजुकेशन है। मगर मुश्किलात जुबैर साहब मुश्किलात तो आप लोगों को भी आ रही थी, बट मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं जरा कायरा साहब के पास चला जाऊं। कायरा साहब, बिल्कुल नहीं बात हो सकती 18th अमेंडमेंट के ऊपर? अगर वजीर आजम ये कहते हैं कि यार मेरे लिए तो मामलात चलाना मुश्किल हो रहा है, बजट का खसारा पूरा करना मुश्किल हो रहा है, पैसे नहीं है हमारे पास। देखिए रहमान, गुजारिश ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का व्यू है ना NFC पे या 18th अमेंडमेंट पे, इसको जरा थोड़ा सा पीछे ले जाइए। जब NFC हो रहा था, जब 18वीं तरमीम हो रही थी और हम इस प्रोसेस पे थे कंसल्टेटिव में, तो उस वक्त भी ये आवाजें आनी शुरू हो गई थी कि अगर आपने 18वीं तरमीम के जरिए बहुत ज्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी तो ये वफाक बड़ा खराब हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के अंदर एक सीरियस डिबेट रही है हमेशा से। पाकिस्तान क्योंकि अथॉरिटेरियन रूल में रहा एक अंग्रेजों के दौर से ही, और पाकिस्तान में जब भी कभी मार्शल लॉ लगे, अथॉरिटेरियन रूल आए, तो यहाँ पे सेंटर को मजबूत मरकज की बातें की गई हमेशा, और ये एक रहा असूल। और इसकी बुनियाद पे हमने कभी 1 यूनिट किया, कभी पैरिटी किया, कभी पता नहीं क्या क्या करते रहे। उस सारे अमल के नतीजे में पाकिस्तान कमजोर हुआ, सूबाई खुद मुख्तारी के नारे की बुनियाद पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया,
पाकिस्तान को कमजोर किया गया, 2 लाख भी हुआ और उसके बाद भी हालात खराब हुए। सारी कौमी क़यादत ने यह समझा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम 18वीं तरमीम करके पाकिस्तान के आइन को दुरुस्त करें, वफाक के साथ वो वादे, पाकिस्तान के सूबों के साथ वो वादे जो 1940 की करारदाद में, जो 1947 में और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में किए गए, 1973 में एक कंप्रीहेंसिव शक्ल में सूबों के वो वादे पूरे किए गए। और आप जरा गौर करें, उससे पहले बलूचिस्तान के हालात, 18वीं तरमीम से पहले सूबाई खुद मुख्तारी एक इशू था, कुदरती वसाइल का एक इशू था, वसाइल की तकसीम का एक इशू था, और इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे थे। यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर थी। इत्तेफाक से मैं वहां का इंचार्ज मिनिस्टर भी रहा, गवर्नर भी रहा, तो वहां भी ये आवाज थी। तो ये बाकायदा एक प्लान, सोच समझ के साथ सारी जमातों ने बैठ के जब ये काम किया, उस वक्त भी ये कहा गया कि जी देखें, बड़े पैसे थोड़े हैं, बड़ा पैसे, ये तो डिफेंस बजट ही पूरा नहीं होता, हमारा तो डेट सर्विस नहीं होता। उसको हमने जो लॉजिक थी, मैंने 18वीं तरमीम की लॉजिक तो आपको दे दी कि वो वादे जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1940 में, 47 में और उसके बाद मगर वो पूरे। और जो एनएफसी था, एनएफसी की प्रिजम्पशन ये थी कि पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू आपने बढ़ाना है। ये नहीं था कि सिर्फ इसको 50-50 को खत्म करना है, उसको बढ़ाना है। तरफ मैं छोटी सी रहमान, मैं छोटा सा इसी तरफ आ रहा था। नहीं, मैं इसको खत्म कर लूं। गुजारिश ये है कि जब हम 2008 में हुकूमत में आए तो पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू जो इकट्ठा होता था वो 1100 बिलियन का। जब हमने 2013 में हुकूमत छोड़ी तो ये 2120 बिलियन था। मुस्लिम लीग जब आई तो 2120 बिलियन से शुरू हुई, तकरीबन 2100 से, और मुस्लिम लीग ने 3850 के करीब छोड़ा। दोनों अदवार में ऑलमोस्ट डबल हुआ। और 2018-19 का जो टारगेट था, प्रेजेंटिव टारगेट था, वो 6000 अरब था। और यही बात खान साहब भी कहते थे, वो तो कहते थे 6 क्या, मैं तो 8000 अरब लूंगा, लोग 8000 अरब टैक्स देंगे, ये तो करप्ट है, इनको तो लोग टैक्स नहीं देते, लाइनों में लग। आज भी अगर 6000 अरब, और 6 को भी छोड़ें, जो पिछले साल इन्होंने अपना ओरिजिनल बजट बनाया था 5555 बिलियन का, जो बाद में रिवाइज होके कभी 5300 हुआ, कभी 4900 हुआ, तो वो डाउनवर्ड रिवीजन होते होते वो 3800-3900 पे आके खड़ा हो गया। और बहाना आ गया कोरोना का। ये सारा कोरोना से पहले हुआ, लास्ट रिवीजन कोरोना के तहत हुई है। अगर 5500 देखें, मेरी जरा गुजारिश सुने, गुजारिश ये है कि क्या आप ये कह रहे हैं, वो तो जो अली मोहम्मद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि आप पूरी 18th अमेंडमेंट के तो खिलाफ नहीं है, पूरी 18th अमेंडमेंट को तो कल वजीर आजम ने भी जो बात की है, बट मुझे वेरी ब्रीफली बताइएगा कि आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है कि अगर कहीं फाइन ट्विकिंग की जा सकती है। एक है पूरी 18th अमेंडमेंट को, उसको तो छेड़ने की बात नहीं कर रहे, बट अगर कहीं पहली बात तो यह है, उनको दूर नहीं किया जा सकता। 18वीं तरमीम अब कोई तरमीम नहीं है, 18वीं तरमीम अब आईने पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान अमेंड हो सकता है। हम क्यों कह रहे हैं, हम इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की और 18वीं तरमीम के जरिए जो हमने इशू रिजॉल्व किए थे, हम उसकी मुखालफत अब क्यों कर रहे हैं? किसको ना हंजारों की तरह मत खोलो, इसको सीरियस डिबेट करनी है तो कमेटीज के अंदर डिबेट करो, पार्लियामानी लीडर्स के साथ डिबेट करो। उसकी वजह है रहमान, उसकी वजह यह है कि हमने अपने तजुर्बे से यह सीखा है कि जब आपने वो इशू जो 18वीं तरमीम में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के, उनकी डेवोल्यूशन ऑफ पावर के, उनके प्रोविंशियल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर उनके हक के, जब आपने वो डिनाई किए तो पाकिस्तान कमजोर हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठी। हमने बड़ी मुश्किल से कंसेंसस बिल्ड किया है। इसको नादानों की तरह मत खेलो। हाँ, जहां तक ताल्लुक सीरियस बात है, बातें करें। मैं ये दोनों पॉइंट्स दोनों पॉइंट्स, एक जुबैर साहब का, अली मोहम्मद साहब, जो जुबैर साहब को पॉइंट था, उन्होंने कहा कि आप तो कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। दूसरा कायरा साहब का कि तरीक़ेकार, ये दोनों हुकूमत क्या इस वक्त ये पेंडोरा बॉक्स, ये टाइमिंग की जो बार बार बात की जाती है कि एक तो कराची गए, वहां पर बैठकर उन्होंने बात की, दूसरा कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है, जो मरकज और सूबे, टाइमिंग आपको पता है ये पेंडोरा बॉक्स खोलने की टाइमिंग ठीक होगी? देखिए, एक तो ये बात सुन के हम जो है तो इस उम्र तक पहुंच गए कि पाकिस्तान जनाब अली नाजुक दौर से गुजर रही। कैसा नाजुक दौर है जो गुजर नहीं रहा। देखिए, वजीर आजम
पाकिस्तान के 796096 जो है, जो आपका स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, वहां कहीं भी जा सकता है। और कराची पाकिस्तान का माशी हब है और कराची ने सबसे ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ को दी हैं। और वजीर आजम साहब कराची जाएं, वजीर आजम साहब गवादर जाएं, लाड़काने जाएं, पेशावर जाएं, सियालकोट जाएं, उनकी मर्जी। मतलब ये अजीब सी बात है कि वजीर आजम साहब अगर आते हैं कराची या सिंध तो कुछ लोग इनसिक्योर फील करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे को वेलकम करना चाहिए। एक वो भी जमाना था जब बेनजीर साहिबा जो थी, बेनजीर भुट्टो शहीद, जब लाहौर जाती थी, मियां साहब जनाब कन्नी कतरा के कहीं और निकल जाते थे। तो मुझे नहीं पता, इंसान को एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। शायद मुराद अली शाह साहब ने मियां साहब से ये चीज, वजीर आजम अली भाई, वजीर आजम भी वो तो बुला सकते थे, वजीर आजम कहते कि बुला लेते, बुला सकते थे। वजीर आला भाई मेरी बात सुने ना, मैं आपके गांव हूँ, मैं आपके देश हूँ, मैं आपको बुलाऊंगा कि मैं आ गया हूँ। प्रोटोकॉल डिमांड वजीर आजम पाकिस्तान कराची लैंड है, अगर आपकी जमात दूसरी भी है, आपका दिल नहीं भी करता, उनको वेलकम करने एयरपोर्ट पे चले जाएं, जो उधर जिधर वो लैंड कर रहे हैं। उसके बाद आप चले जाएं जिधर जो आपकी ड्यूटी है, वो उधर चले जाएंगे। लेकिन चले छोड़े ये नासिर चीज को छोड़े, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। क्या क्या ये आईन पाकिस्तान से 18वीं तरमीम कोई बड़ी चीज है? 18वीं तरमीम वो बेसिकली द टूल जिसके जरिए जो है आईन पाकिस्तान में कुछ चेंजेस की गई। अब बात ये हो रही है कि भाईजान 18वीं तरमीम होने के बाद 10 साल करीबन गुजर गए हैं, 9 साल गुजर गए हैं। 9 साल के बाद थ्रू टेस्ट एंड ट्रायल ये साबित हुआ है कि कुछ चीजें अच्छी हैं, थोड़ी बहुत कुछ चीजें कमजोर हैं जो बेहतर होनी है। अच्छा वो ठीक किधर से होंगी? परेशानी की कौन सी बात है? वो होंगी जनाब कुछ की वजाहत कर दें। सुने ना, बात करने से जो है आप परेशान हो जाते हैं। कल खैरा साहब वजीर आजम ने की है, उन्होंने 3-4 शोबों का उन्होंने हवाला दिया है, हेल्थ का उन्होंने हवाला दिया है, 3-4 शोबों का हवाला दिया। देखा आखिरी बात सुन लें। अच्छा, और कौमी में हमारी है, अच्छा हमारी 2 नहीं है। कोई आईनी तरमीम अगर करनी है तो इनको साथ मिला के करनी होगी, उस पर डिबेट। मुझे दो सवाल है मेरे। पहला सवाल आईनी, दूसरा पॉलिटिकल थोड़ा तकलीफ दे वो बाद में करता हूं। पहले आईनी सवाल ये है कि ये जो 18वीं तरमीम हुई थी, कितने दिन इस पे कौमी असेंबली और पार्लियामेंट में ओपन डिबेट जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियन ने हिस्सा लिया, कितने दिन हुई? कितने 100 घंटे इस पे डिबेट हुई? कितने दिन इस पे डिबेट हुई? अगर इसमें कोई सुकम है तो वहां क्यों ना इस पे डिबेट दोबारा हो जाए। और दूसरी बात, आईनी तरमीम जो है 18वीं तरमीम में सुकम है उसको बेहतर करें, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग ने यह मान लिया है कि ये खुदा न खास्ता, मैं लफ्ज अदा करूं, खुदा न खास्ता इलाकाई जमातें रह गई हैं? तो ये समझते हैं कि चूंकि मरकज में हुकूमत आ नहीं सकती तो ये ना 18वीं तरमीम से कोई इख्तियारात हमारे उधर कम हो जाए। दारा ये सूबों की सोच से निकलें, हम किसी सूबे को टेक ओवर करने नहीं लगे, किसी के इख्तियारात कम करने नहीं लगे, किसी पे हल्ला बोल करने नहीं लगे। वो पीपल्स पार्टी थी जिसने रात के गवर्नर, हम कोई गवर्नर इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो सर पैसों का है ना सर। देखें, पैसों और इख्तियारात का मसला है। जुबैर साहब, ये जो एनएफसी वाला मामला है, इस पर आप लोग भी अदालत गए हुए हैं। 18वीं तरमीम के बाद छोड़िए, ये 7th एनएफसी अवार्ड के फौरन बाद से ये बहस छिड़ी थी और जिन कॉर्नर्स ने उसको नापसंद किया था वो आज भी इसके पीछे हैं। और ये कोई पीटीआई की अपनी सोच नहीं है, इसके ऊपर हम बड़ी वजाहत से बातें कर चुके हैं। और ये बहस वो है जो 18वीं तरमीम और एनएफसी के दरमियान भी हो रही थी। आप जुबैर साहब से बात करें, बात में वज़ीर आज़म खुद बात कर रहे हैं, आप वज़ीर आज़म खुद बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी सोच ही नहीं है। मैं अगर चले मैं इस पे आते हैं इस पॉइंट पे। बट जुबैर साहब, ये मामला, और वज़ीर आज़म ने भी जो कल बात की, उन्होंने कहा सारा पैसे का मामला है, पैसों का इशू है सारा। तो फिर आप लोगों ने भी एनएफसी अवार्ड पर आप लोगों ने भी कोशिश की बट नहीं कर सके। ये ऐसा मुश्किल काम क्यों है पाकिस्तान में कि एनएफसी दोबारा रीनिगोशिएट उसके बाद हुआ ही नहीं 7वें के बाद? सर एक तो देखें, हो ही नहीं सकता। अभी बात कायरा साहब ने भी जो की थी और मैंने भी जो की थी, तरीकेकार जो आपने खुद उसको सवाल को कायरा साहब के ये बॉटम लाइन आपकी ये थी कि तरीकेकार एक होता है। तरीकेकार नहीं होता कि हर 2 महीने के बाद एक शोशा छोड़ दें और उसके बाद सब गायब हो जाएं और फिर एक वजीर उठे और वो कहे जी हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे। तो अगर पीटीआई सीरियस है तो इतना इमोशनल अली मोहम्मद जब हो रहे थे, भाई अगर आप सीरियस हैं तो आप बिल्कुल, जिस तरह अभी कायरा साहब ने पूछा कि मिसाल के तौर पर क्या
किधर आपको मुश्किलात हैं, बार बार आप डिबेट शुरू करते हैं तो आप वजाहत करते हैं पब्लिक में आके कि जी यहां हमें मुश्किलात हैं। एक तो ये है बड़ा सिंपल सा है, सो कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, आप कमेटी में लेके आप पब्लिक डिबेट में लेके कहीं भी। लेकिन सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि अगर इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत रहेगी जो 22 साल के बाद पहली दफा टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ाएगी तो मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। आप आइन को उल्टा भी कर देंगे ना तो मुश्किलात उधर ही रहेंगी। आप एनएफसी अवार्ड को एक बड़ा जबरदस्त एक अमेरिकन स्टाइल कोई चीज बना देंगे फिर भी मुश्किलात रहेंगी। अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मईशत वाली टीम है अगर वो इतनी नकम्मी होगी तो कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। उसको आप जब तक आप टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, बड़ी सिंपल सी, आप एक घर चला रहे हैं, अगर घर चलाने में आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो आपका बार बार प्रॉब्लम आएगा ना। आप बड़ा जबरदस्त एक एग्रीमेंट कर लें सारे घर वाले बैठ के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब हेड ऑफ द फैमिली की तरफ देखेंगे कि भाई साहब आप जब तक अपनी इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे हम ये सारा निजाम चलाएंगे। नहीं चल सकता, घर चल ही नहीं सकता, इसी तरह से मुल्क नहीं चल सकता। सो इफ यू डोंट कीप पेस विद इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग प्राइसेस, रिक्वायरमेंट। बट जुबैर साहब, आपको नहीं लगता कि साथ मसला डेवोल्यूशन का भी है? जो कल वजीर आजम ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अब विफाक ने तो इख्तियार दे दिए सूबों को, मगर असल मसला तो सूबों से आगे इख्तियार मुकामी हुकूमतों को जाने का था। तो जब आप कहते हैं 18वीं तरमीम लेटर एंड स्पिरिट की बात करते हैं भाई, सबसे तो वो तो हो नहीं सका। सबसे जो बड़ा मसला है ना, अगेन आई रिपीट, दे जस्ट वांट टू गिव रीजंस, जस्टिफाई देयर फेलियर्स, रिपीटेड कंसिस्टेंट फेलियर्स। पंजाब हुकूमत आपके पास है, वफाकी हुकूमत आपके पास है, केपी हुकूमत आपके पास है, बलोचिस्तान हुकूमत आपके पास है। आप क्यों नहीं करते? आप कर लें। अगर सिंध हुकूमत ये एक आपके लिए है ना, आपके पास है, आप कर, और आप प्रोसेस को इनिशिएट। और ये कह रहे थे 18th अमेंडमेंट, कायरा साहब ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे। मेरा ख्याल है 29 मेंबर कमेटी थी जो 18th अमेंडमेंट को पूरा उन्होंने देखा था और बहुत महीनों तक वो चला था रजा रब्बानी साहब की क़यादत में। इट्स अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। और यहाँ ये कह रहे हैं कि जी 18th अमेंडमेंट आ गई थी। भाई 18th अमेंडमेंट बहुत एक कामयाबी थी। वो एक चीज कायरा साहब ने शायद नहीं कहा, कायदे आजम की स्पिरिट और सब बात, लेकिन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्पिरिट यही थी कि जी ये जो जितने चीजें हैं डिवॉल्व होनी चाहिए, एजुकेशन का और हेल्थ का और दूसरे जो मसाइल हैं सूबे के लेवल पर होने चाहिए। बिल्कुल जुबैर साहब, मैंने यही कहा कि वो 73 के आइन में उसको सबको समो दिया गया। एब्सोल्युटली। सो मेरा ख्याल है, और आपकी इजाजत हो मैं एक ब्रेक ले लूं जरा। मैं ब्रेक के बाद ये कायरा साहब की तरफ मैं जाऊंगा। कायरा साहब जरा ब्रेक तो बात कर लो सर गल, मैं एक ब्रेक ले सार। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक में ही शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आला पंजाब है, उनका एक ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा है कि विफाक और अकाइयों के दरमियान तकसीम की समझ ना रखने वाला शख्स जो है वो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है। कारा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल आपके लिए था, देखिए एक हद तक तो एतराज हुकूमत का दुरुस्त है कि विफाक ने इख्तियार दे दिए सूबों को, बट सूबे आगे इख्तियार देने को तैयार नहीं। और खास तौर पर केस इन पॉइंट के सिंध के अंदर जो इंतजाम है, सिंध के अंदर जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है, तो सर विफाक अगर देता है तो लेटर एंड स्पिरिट तो यही कि सूबे भी आगे इख्तियार दे दें। सर रहमान चले बिस्मिल्लाह। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो एतराज है ये पीटीआई का, अगर प्राइम मिनिस्टर की जबान से है तो पीटीआई का एतराज हुआ गवर्नमेंट का। तो इस एतराज में पहली बात तो यह है कि उन्होंने इस रूल को माना कि जो हुआ वो ठीक हुआ। अब मसला ये कि उसके ऊपर अमल दरामद पूरी तरह नहीं हुआ। ओके, ये प्रिंसिपल सेटल हो गया ना कि जी ठीक है, सूबों से मरकज से सूबों को गए, इख्तियारात अच्छा हुआ, लेकिन आगे नीचे नहीं गए, जिलों को नहीं गए। अब जिलों को देने के दो तरीके थे। एक काम तो ये सॉरी एक तो ये था कि आपने सूबाई हुकूमतों ने जिली इंतजाम करना। पीटीआई ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने हेलो जी 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 कायरा साहब, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, बात कीजिए। अच्छा, मेरा ख्याल है कायरा साहब की तरफ जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत को समझ ही नहीं है, जो शहबाज शरीफ की भी मैं अभी ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा समझ ही नहीं है कि मामलात किस तरह से जो है वो चलाने हैं।
क्या दरमियान में हुकूमत को मिडवे नहीं देखती कि जहां पर जो है वो तरीक़ाकार पर जब एतराज होते हैं कि हुकूमत का जो तरीक़ाकार है, करने का अंदाज है, वो मुनासिब नहीं है? आपको लगता है कि वहां पर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है? आपकी सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तौलात ये हैं कि आपसे इत्तेहादी आपके खुश नहीं है, वो इनको कैसे राजी करेंगे अगर यहां पर कोई चेंज करनी है? दो सवाल आपने कर दिए हैं, एक ही कमान से दो तीर चला दिए आपने। पहला तो ये कि 18वीं तरमीम पे ये बड़े 18वीं तरमीम पे बड़े कोई टची हो गए हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के माशाल्लाह बहुत बड़े माशाल्लाह है, ये उसके पासबान बने हैं और चौकीदार बने हैं। तो भाईजान हम भी इसी को मानते हैं, हम भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के खजाने को जो है नकब लगी थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाबंद करता है आपको कि आपने पाकिस्तान की पाई की हिफाजत करनी है। किया आपने पाई की हिफाजत? आज तो आपके वहां पे छोड़ा बस डिबेट में जाएंगे, फिर लड़ाई होगी, फिर कारा साहब सख्त बात करेंगे, मैं फिर कोई जवाब दूंगा। तो भाईजान बात ये है, यहाँ हम सब इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ही लोग हैं, लेकिन अगर कोई वजीर आजम है और वो ये बात कर रहा है कि भाई हमें कोई इशूज हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, तो बयान वो दे सकते हैं। मेरे ख्याल में मुल्क में जमहूरियत है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। राय का इजहार वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ कि भाई फलानी एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारी ठीक नहीं है, हम आपका कोई कोर्ट मार्शल थोड़ी। तो भाईजान बात ये है, वो तो आपका जमाना था ना, जब रात के अंधेरे में जो है आपने तख्त लाहौर जो है उसको उड़ा दिया, गवर्नर राज लगा दिया, खोसा साहब को गवर्नर लगा दिया, फिर मियाँ साहब को भी जजों की आजादी और सुप्रीम कोर्ट को आजाद करना तब याद आया जब उनको अपना उनका जो भाई है उनकी वजारत आला जब वो छीन गई। ये सारी तलख हकीकतें हैं हमारी माजी की। वो तो आपके आईन में कोई तरमीम करनी है, जगह मैं तीसरी बार बता रहा हूँ इस प्रोग्राम में, वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में अगर डिबेट नहीं होगी तो कहां पे होगी? पार्लियामेंट है ही डिबेट की जगह, वो है डिस्कशन की जगह। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे बताएं, वी आर नॉट अगेंस्ट 18th अमेंडमेंट, लेकिन जब 18वीं तरमीम हो रही थी 342 का ऐवान है, कितने लोगों ने उस पर बहस में हिस्सा लिया, कितने लोगों ने उस पर डिस्कशन की? होना ये नहीं चाहिए था कि सब अपनी राय का इजहार करते। और हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसमें कोई अच्छी बातें हैं तो उसको खत्म करें। 20 में से अगर 18 अच्छी हैं और 2 तो उसको ठीक करें। बाकी आपने एलायंस की बात की, कोalition गवर्नमेंट में एलायंस के मसले मसाइल आते हैं और उसको हल करेंगे। मेरे ख्याल में हमारे एलायंस की अली भाई यहाँ पर हमने बड़े बड़े बिल पास होते देखे हैं, हमने बड़े बड़े बिल पास होते देखे हैं, फाटा के इंजमाम जैसे। ये वैसे ना होने वाला कल्चर तो सर अभी भी है। आप पार्लिमानी हम देखते हैं अली भाई, ये वैसे ना होने वाला कल्चर तो अभी भी मौजूद है। मैं जरा एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं जुबैर साहब। हाँ मैं सर जरा एक ब्रेक के बाद जरा करते हैं जिक्का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वेरी क्विकली बहस को समेटना है। जुबैर साहब योर कंक्लूडिंग कमेंट चाहिए। ये जो 700 बिलियन की बात कर रहे हैं, वजीर आजम ने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता जिसमें विफाक जो है वो 700 बिलियन के खसारे से शुरू करे। और फिर साथ एक चीज और उन्होंने कही कि विफाक क्या करे जब वो कोई चीज फिक्स करना चाहता है, तो विफाक के पास वो इख्तियार ही नहीं रहा कि वो अगर कुछ चाहे तो वो कोई फिक्स कर दे। और जिसके लिए उन्होंने एग्जांपल दी एनवायरनमेंट की, ड्रग की, फूड स्टैंडर्डाइजेशन की। लेकिन खसारा तो अगर आप निकम्मे हैं तो खसारा ज्यादा होगा, अगले साल इससे भी ज्यादा होगा। पिछले साल इससे कम था, इस साल ज्यादा है, अगले साल ज्यादा होगा। जब तक पीटीआई छोड़ेगी उस वक्त तो खसारे की ऐसी था। और देखिए मैं आपको सिर्फ 3 साल का बता दूं, पहला साल इनका 8.9% था खसारा फिस्कल डेफिसिट, जो तारीख में सबसे ज्यादा था। इस दफा 10% से ज्यादा होगा, जो तारीख में सबसे ज्यादा। मैं तो तलाश कर रहा हूं दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां 10% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हो। अगले साल का जो इन्होंने दिया है वो 9% से ऊपर दिया है। तो ये तो एक ऐसा रिकॉर्ड ये कायम कर रहे हैं जिसका कोई इलाज है ही नहीं। और मैं तो बार बार यही कर रहा हूँ, खसारा कम करने के लिए इमरान खान को उतरना पड़ेगा, इनकी काबीना को उतरना पड़ेगा, अच्छे लोग आने होंगे जो उस खसारे को कम कर सकें। इसका और तो कोई तरीका नहीं है। खुद ये क्या कहते थे, इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा? राइट, बिल्कुल सही। वेरी क्विकली मैं जरा कारा साहब से भी कमेंट ले लूं। अगर फेल होने का कोई इलाज जी ठीक है। कारा साहब विफाक अगर चाहे तो वो कुछ नहीं फिक्स कर सकता। कल उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि विफाक, उन्होंने मिसाल दी एनवायरनमेंट है, ड्रग है, फूड स्टैंडर्डाइजेशन है। क्या करे विफाक अगर विफाक कुछ करना चाहता है सूबे के अंदर?
सर सूबा कोई रुकावट डाले हुए है। पहली बात तो यह है कि प्रिंसिपली आपने एक प्राइम मिनिस्टर ने बात मान ली कि डेवोल्यूशन नहीं हो रहा, तो डेवोल्यूशन को मुकम्मल ये कर दे। इन्होंने ये किया कि पंजाब में भी लोकल बॉडी खत्म कर दी, सिटी में इलेक्शन नहीं कराए, आपने वो टियर ही खड़ी नहीं की। और दूसरी गुजारिश ये है कि जो वजारतें आपके पास वफाक में है उनके तमाम तर इख्तियारात मरकज के पास है। अगर आपके पास एनवायरनमेंट का इशू है तो एनवायरनमेंट न सिर्फ पाकिस्तान का वफाक का इशू है, वो तो इंटरनेशनल इशू है। तो हम सबको उसके मिल के साथ उसके लड़ना होगा। कोई एक मुल्क उसको टैकल नहीं कर पाएगा और कोई सूबा टैकल नहीं कर पाएगा। जंगलात उनके अपने इशू है, इकोनॉमी अपना इशू है, लेकिन जब आपने काम करना है तो फिर आप गवर्नर को बिठा के तो सारे डेवलपमेंट के काम डिस्कस कर रहे हैं। आपने वहां पे फर्ज करें किसी जगह पुलिस से इख्तलाफ है तो आप गवर्नर साहब को कह रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर से टेकअप करें। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था ना, जिस सूबे में गए थे हमेशा जाके सीएम उनको रिसीव करते हैं, अगर आज वो नहीं जा सके, उनका मिनिस्टर गया तो उनके लिए टाइम निकाला होता। चले मैं सर जरा अली मोहम्मद साहब से फाइनल कमेंट ले लूं। जी अली भाई, बहस को सर कंक्लूड कीजिए।